नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु कुशवाहा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। आज का जो टॉपिक डिस्कशन का है वो है हमारा सब्सिडी। और उस सब्सिडी में हमारा जो मेजर पार्ट ऑफ डिस्कशन है वो है कृषि सब्सिडी। कृषि सब्सिडी पर हम जब बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चित टर्म है वो है एमएसपी। तो आज की क्लास बेसिकली हमारी जो होगी वो एमएसपी पर होगी कि एमएसपी क्या है, एमएसपी क्यों आवश्यक है और भारत में एमएसपी का निर्धारण किस लिए किया जा रहा है और किस तरीके से या उसके क्या मानक तय किए गए हैं। पिछले कुछ समय में हमने ये देखा है कि एमएसपी एक चर्चित मुद्दा रहा है। चाहे कोरोना काल के दरमियान सरकार के द्वारा पास किए गए 3 ऐसे कृषि कानून जिनका पूरे भारत में भारी विरोध हुआ, बाद में सरकार को उन तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद पिछली लोकसभा से पहले हम देख रहे थे कि किसानों ने वापस से प्रोटेस्ट शुरू किया और एमएसपी को लेकर उनकी कुछ मांगे फिर से सामने आई। तो वो सारे वाक्यों को भी समझेंगे और समझेंगे कि भारत में किस प्रकार से कृषि सब्सिडी का प्रोविजन है और वो किस तरीके से भारतीय कृषि को आगे बढ़ाने में सहायक है। सबसे पहले देखते हैं कि कृषि सब्सिडी क्या होती है। तो आज की हेडिंग हम डालते हैं कृषि सब्सिडी, जिसको आप एग्रीकल्चर सब्सिडी भी कह सकते हैं। एग्रीकल्चर सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या होती है? कृषि सब्सिडी, कृषि सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाने वाली एक वित्तीय सहायता है। वित्तीय सहायता का मतलब होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस क्यों चाहिए? तो आप सबको पता होगा जिस तरीके से भारत में किसानों की स्थिति है, भारत में एग्रीकल्चर का स्टेटस है। हमारे यहाँ किसानों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करके रखा जाता है। एक वे किसान जिनके पास भूमि का बहुत छोटा टुकड़ा है, एक वे किसान जो थोड़ी सी अधिक भूमि रख लेते हैं, तो उनका भी वर्गीकरण है। तो उन किसानों की वस्तुस्थिति को देखते हुए सरकार के लिए जरूरी हो जाता है कि सरकार उन्हें एक वित्तीय सहायता प्रदान करे। अब ये वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारे किसान भाई हैं या जिनको आप फार्मर्स कहते हैं, उन सभी फार्मर्स के लिए एक बेहतर जीवन स्तर की तलाश करना। कि सरकार ये सोचती है कि इनका जीवन स्तर कैसे सुधारा जाए, तो सरकार अपनी तरफ से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है। तो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए सरकार की तरफ से कुछ फाइनेंशियल यहां पर सपोर्ट दिया जाता है ऐसी स्थिति के अंदर, ठीक है। और इसमें दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि वो किसी भी तरीके से भारत की जो इकोनॉमी है या अर्थव्यवस्था है, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें एक सेक्टर्स डिवाइड कर लेते हैं। तो इनमें एक सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, याद होगा आपको, है ना, जिसको आप कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। यस, क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और दूसरा क्षेत्र है सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। और जो तीसरा क्षेत्र है वो है हमारा टर्सरी सेक्टर। अब ये जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स की बात करें, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्रों में एग्रीकल्चर की भूमिका सबसे ज्यादा है और एग्रीकल्चर ही वो क्षेत्र है जहां पर आपको, यानी कि जो कृषि है हमारा कृषि क्षेत्र, उसी क्षेत्र से सबसे ज्यादा आज के समय में रोजगार भी मिलता है। अब कृषि क्षेत्रों के रोजगार की एक अपनी समस्या भी है, कठिनाई भी है। क्या कठिनाई है? कि कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले लोग एक अच्छी कमाई नहीं कर पाते। जैसे सरकार ने पिछले दिनों एक उद्देश्य यानी कि एक टारगेट लिया कि सरकार 2022 तक हमारे किसानों की आय को दोगुना कर देगी। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे किसानों की जो आय है वो पर्याप्त नहीं है। सरकार को इस पर और काम करने की जरूरत है या उनके लिए नए ऐसे आयाम खोलने की जरूरत है जिससे इनका रास्ता और ज्यादा बेहतर हो सके। तो किसानों को इकोनॉमिक ग्रोथ मिल सके या जिसको आप आर्थिक समृद्धि कहते हैं,
वो मिल सके यहां पर, तो उसके लिए लगातार सरकार हमारे किसान भाइयों को वित्तीय सहायता देती है। तो हमने क्या समझा कि सरकार के द्वारा एक वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी और उसका तरीका भी अलग अलग हो सकता है। तो वहां पर उस वित्तीय सहायता के अंतर्गत बेहतर जीवन स्तर उनके लिए इंश्योर करना और एक इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करना, यह इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इन सबके पीछे छिपी हुई जो बात है वो मैंने अभी आपको बताई कि भारत में जो कृषि को लेकर बातें हैं वो ये हैं कि भारत में बहुत सारा किसान सीमांत किसान है। ऐसे ऐसे भी किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर की जमीन है, 2 हेक्टेयर की जमीन है, 3 हेक्टेयर की जमीन है। तो एटलीस्ट उनके लिए सरकार कृषि ऐसी बना सके या इतनी अनुकूल बना सके जिससे कि वो आसानी से भारत में खेती कर सके। तो उन्हीं प्रयासों में सरकार की तरफ से एक वित्तीय सहायता दी जाती है, ये यहां पर सरकार का प्रयास होता है। अब चूंकि भारत, अगर सरकार कहेंगे इस तरीके के प्रयास क्यों करती है, तो आप जब पढ़ते हो हमारा संविधान तो सरकार की भी कुछ संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, है ना। अगर मैं सरकार के हिसाब से सोचूं तो सरकार की डीपीएसपी के अंतर्गत कुछ जिम्मेदारियां दी गई। क्या कहा गया कि सरकार को इस तरीके का अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए जिससे कि समाज कल्याण हो सके। अब समाज कल्याण अगर आपको करना है तो समाज कल्याण क्या आप उच्च वर्ग का ही करेंगे? तो यहां पर सरकार को एक ऐसा भी क्लास या वर्ग दिखता है जिसके लिए सरकार यहां पर एग्रीकल्चर वाले लोगों को भी कुछ वित्तीय सहायता देकर उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। इसके ऊपर सरकार को काफी हद तक खर्च भी आता है। लेकिन अब चूंकि भारत के अंदर इस तरीके की वित्तीय सहायताएं कितनी कारगर हैं, इसका हमेशा प्रश्न उठता रहता है और ये डिस्कशन का हिस्सा भी है। पिछले दिनों इस पर सवाल भी बना था। आइए आगे भी चलते हैं। भारत में जो कृषि सब्सिडी के प्रकार हैं, कृषि सब्सिडी के प्रकार जो हैं, उन प्रकार में अगर हम देखें तो बेसिकली 2 प्रकार से हम इसको मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला प्रकार क्या होगा? पहला है प्रत्यक्ष, जिसको आप डायरेक्ट सब्सिडी बोल सकते हैं। कैसी सब्सिडी? जो डायरेक्ट सब्सिडी है। इस सब्सिडी के अंदर सरकार के द्वारा कैश ट्रांसफर की सुविधा होगी। कैश ट्रांसफर मतलब नगद हस्तांतरण। अब नगद हस्तांतरण का मतलब हो गया कि अगर सरकार किसी भी फार्मर को किसी भी तरीके की वित्तीय सहायता नगद रूप में दे दे। अब नगद रूप में देने का मतलब है कि सरकार ने ये पैसा उठाया और कहा ये पैसा ले लो, ठीक है। तो भारत में इस तरीके की सब्सिडीज प्रचलित हैं, जिसमें से अगर हम यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर लिखें एमएसपी, सरकार क्या कहती है कि हम किसी भी किसान की फसल खरीदेंगे और बाजार में चाहे कोई भी भाव चल रहा हो, कोई भी मूल्य चल रहा हो, उस मूल्य के अलावा हमने जो मूल्य तय किया है उस मूल्य पर हम आपकी फसलों को खरीद लेंगे। तो एमएसपी एक सबसे चर्चित सब्सिडी है जिसे हम डायरेक्ट सब्सिडी के तौर पर कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहां पर इनडायरेक्ट सब्सिडी आएगी, और इनडायरेक्ट सब्सिडी का मतलब हुआ अप्रत्यक्ष। कैसी सब्सिडी? अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष सब्सिडी का मतलब हुआ नॉन कैश ट्रांसफर बेनिफिट्स। नॉन कैश ट्रांसफर बेनिफिट्स। अब सरकार किसी को पैसा ना दे, उसके अलावा भी उसको क्या किसी तरीके की सुविधा दे सकती है, सहायता कर सकती है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी सब्सिडीज को हम गैर नगद हस्तांतरणीय, ठीक है, लाभ कह सकते हैं। और ये लाभ कैसे हो सकते हैं? जैसे सरकार सिंचाई पर सब्सिडी देती है, याद करिए, इरिगेशन पर। मान लीजिए सरकार ये कर दे कि भाई इरिगेशन करने पर तुमको सब्सिडी मिलेगी, या सरकार सीड्स, सस्ते बीज दे दे, है ना। फर्टिलाइजर्स, यानी कि सरकार ऐसा कर दे कि लोगों को जो कीटनाशक हैं या जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, वो सारी चीजें किसी को सस्ता देने लग जाए। तो ऐसी सब्सिडीज में सरकार उनको पैसा तो ट्रांसफर नहीं करती, लेकिन उन लोगों को सरकार की तरफ से सस्ती चीजें मुहैया कराई जाएंगी। जैसे बाजार की कीमत हो सकता है कि किसी भी पैकेट ऑफ सीड्स, यानी कि जो बीज का पैकेट है वो 1000 रुपए का होना चाहिए, लेकिन सरकार कहेगी कि आप दुकान पर या शॉप पर जाइए
और आप 500 रुपया दीजिए, बाकी 500 हम दे देंगे। लेकिन वो 500 आपको नहीं मिलेगा, वो दुकानदार को मिलेगा या उत्पादन करने वाले लोगों को मिलेगा। तो ऐसी सब्सिडीज को, इसी तरीके की सब्सिडी आती है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम कहें तो जैसे अगर सरकार के द्वारा ये कह दिया जाए कि अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, आपने सिंचाई करी, कृषि के कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम बाकी लोगों को बिजली दे रहे हैं जैसे 6 रुपए यूनिट, 5 रुपए यूनिट, लेकिन आपको हम 2 रुपया यूनिट देंगे। तो उसका जो 3 रुपए या 4 रुपए का जो डेफिसिट आ रहा है या जो खर्चा आ रहा है वो सरकार खुद बियर कर लेगी, आपको केवल 2 ही रुपए देना है। इसी तरीके पर से सरकार ऋणों पर यानी कि डेट्स पर भी सब्सिडी दे सकती है। ये इस तरीके की सब्सिडी की व्यवस्था भारत के अंदर है। अब भारत में सरकार के द्वारा इस तरीके की सब्सिडीज एग्रीकल्चर में बहुत पॉपुलर भी हैं और बहुत क्रिटिसाइज्ड भी हैं। जैसे इन सभी सब्सिडीज को WTO के नॉर्म्स के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। WTO और भारत की सब्सिडीज का विवाद बहुत पुराना है और यह काफी समय से चलता आ रहा है, लेकिन सरकार WTO के नॉर्म्स या कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए भारत के किसानों को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि भारत में किसान आज के समय में या पुराने समय से भी हम कह सकते हैं कि वो लोग रहे हैं जो भारत के एक मजबूत पिलर के तौर पर रहे हैं, जिन्होंने भारत के खाद्य सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन के लिए काम किया है, जीवन का स्रोत माना जा सकता है उनको। तो उनके जीवन को बेहतर करने के लिए सरकार से जितना आर्थिक सहायता हो सकती है वो आर्थिक सहायता यहां से सरकार की तरफ से इनको दी जाती है। ठीक है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि हमने कृषि की सब्सिडी को जल्दी जल्दी डिवाइड कर लिया और उन डिवीजन में या हमने कैटेगराइजेशन में हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष सब्सिडी जिसमें MSP थी और दूसरी सब्सिडीज जिसमें हमने इनडायरेक्ट रखी, इसमें नॉन कैश ट्रांसफर्स रखे। नॉन कैश ट्रांसफर्स का मतलब पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा, आपको कोई कमोडिटी मिलेगी और वो कमोडिटी सरकार की तरफ से या तो बहुत सस्ती कर दी जाएगी और उसका जो भी पेमेंट होगा वो उस सर्विस प्रोवाइडर को कर दिया जाता है जो लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर इस तरीके से चीजें चलती हैं, लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा है MSP। तो इसीलिए हम MSP के साथ आगे बढ़ेंगे और MSP पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज MSP। MSP है क्या? जब हम MSP लिखते हैं तो MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप सब लोगों ने सुना होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहा जाता है। और ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इस समर्थन मूल्य पर काफी चर्चा भारत में हो रखी है। किसानों को लगता है कि सरकार के द्वारा जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें दिया जा रहा है यह बिल्कुल भी सही नहीं है, इसमें काफी गुंजाइश है कि सरकार को इसे बढ़ाकर देना चाहिए। अब ये क्या होता है पहले हम इसको समझेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसानों की फसलों को दी जाने वाली न्यूनतम गारंटी मूल्य है। मतलब इट इज अ गारंटीड प्राइस, मिनिमम गारंटीज प्राइस टू इंश्योर द फार्मर्स क्रॉप। मतलब क्या हुआ कि किसान जब भी कोई फसल उगाएंगे तो सरकार की तरफ से एक गारंटी मूल्य दिया जाएगा और वो एक मिनिमम कीमत हो सकती है। ये अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो भी MSP सरकार के द्वारा तय की जाएगी इससे नीचे नहीं जा सकते, लेकिन इससे ऊपर जा सकते हैं। तो हम ये कहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि एक तरीके के ये गारंटी प्राइस है जो कि मिनिमम होता है, यानी कि इससे नीचे नहीं जा सकता लेकिन इससे ऊपर जा सकते हैं। अभी इस क्या कर सकते हैं कि अगर जो भी सरकार है जिसको भी खरीद करनी, या फिर कोई व्यापारी है ना, या संस्थाएं हैं, संस्थाएं मतलब गवर्नमेंट या जो ट्रेडर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सभी को किसानों की या जो भी फसलें या जो फसलों का उत्पादन हुआ है, फसलें MSP से कम
कीमत पर खरीदना, ठीक है, खरीदना। अब यहां पर क्या लिख दिया मैंने कहा कि सरकार, व्यापारी, संस्थाएं, कोई भी जो भी फसलें खरीदना चाहता है वो एमएसपी से कम कीमतों पर खरीदना संभव नहीं है, ठीक है। तो यहां पर खरीदना संभव नहीं। तो एक तरीके की योजना है, तो उनके लिए भुगतान क्या करना पड़ेगा, तो भुगतान न्यूनतम कितना होगा, एमएसपी पर किया जाना चाहिए, ठीक है, किया जाना चाहिए। तो हमने यहां से क्या समझा कि कोई भी व्यापारी, सरकार, संस्थाएं कभी भी किसी भी, अच्छा यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एमएसपी से कम कीमत पर नहीं खरीद सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि खरीदा नहीं जाता, वो एक अलग पक्ष है, दैट इज अ पार्ट ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार के अंतर्गत हम उसको रख सकते हैं, या सरकार के सरकारी तंत्र की नाकामी के तौर पर उसे देख सकते हैं कि सरकार इसे ठीक तरीके से लागू नहीं कर पाता। तो यहां पर भुगतान जो है वो न्यूनतम एमएसपी पर किया जाना चाहिए, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द एमएसपी, न्यूनतम। इससे ऊपर अगर कोई किसी को देना चाहता है कीमतें या खरीदना चाहता है उनकी फसलों को, तो खरीद सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चाहे वो सरकार को चाहिए, अच्छा सरकार को क्यों चाहिए होगा, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि सरकार इन फसलों को या अनाजों को क्यों खरीदती है, तो भारत के अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013, उसके अंतर्गत जो आपके रूरल यानी कि ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको 75% लोगों को, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सरकार ये फसलों को खरीदने के लिए क्यों आगे आएगी, भाई अगर सरकार ने न्यूनतम तय कर दिया उसके बाद लोग ही खरीदेंगे, क्या सरकार भी खरीदती है, तो उसकी हम डिस्कशन यहां पर कर रहे हैं कि रूरल या ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो 75% फसलें ग्रामीण, 75% जो है वो फूड सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, और अर्बन अगर कोई शहरों में रहता है तो शहरी क्षेत्रों के 50% लोगों को, इन लोगों को सरकार की तरफ से क्या दिया जाता है, सब्सिडीकृत खाद्य दिया जाता है, अनाज दिया जाता है ना। अनाज में क्या देती है आजकल सरकार, चावल, गेहूं, जरूरत पड़ने पर दालें दी जाती हैं, तो इस तरीके की चीजें सरकार, तो सरकार भी तो एक बड़ा हिस्सा परचेज करती है। और आजकल तो सरकार ने सब्सिडी की जगह छोड़ो, अब तो सरकार फ्री दे रही है, कहा कि अगले 5 सालों तक हम फ्री ही देंगे, तो अगले 5 सालों तक सरकार फ्री देगी, तो सरकार ये अनाज लाएगी कहां से, तो उसे भी बाजार से खरीदना पड़ेगा, है ना। तो जब बाजार से खरीदना पड़ेगा तो ऐसा ना हो कि समाज के लोग तो लोगों का गला दबा ही रहे हैं, किसानों का, यानी व्यापारी मौका मिलते ही गला, अब सरकार भी दबाना, तो बहुत सारा अनाज सरकार के द्वारा भी मंडियों से खरीदा जाता है, व्यापारियों से खरीदा जाता है, संस्थाओं से खरीदा जाता है, तो उस सब में फिर एमएसपी एक बेस प्राइस के तौर पर काम कर सकती है। किस प्राइस के तौर पर, बेस प्राइस के तौर पर। अब बेस प्राइस का मतलब हुआ कि उस कीमत से नीचे फसलों की कीमतें नहीं जाएंगी, है ना। अब अगर यहां पर मैं आपसे कहूं कि ये एमएसपी क्या है, एमएसपी कोई कानून है, तो एमएसपी कोई कानून नहीं है, ठीक है, एमएसपी कानून नहीं है। कानून का मतलब कि ये कोई लॉ या एक्ट के तहत नहीं चलाया जा रहा। एमएसपी एक प्रकार की योजना है, ठीक है, योजना है, और इस योजना के अंतर्गत आप ध्यान रखें 1965 में इसकी सिफारिश लक्ष्मी कांत झा समिति के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी, लक्ष्मीकांत झा समिति। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों को, आज के समय पे अगर मैं बात करूं तो किसानों किस द्वारा जब भी वो फसल लगाएंगे या फिर जब वो खेती करते हैं, है ना, तो उसमें कुछ चुनौतियां हैं। क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे एक चुनौती है बाजार जोखिम, ठीक है, बाजार जोखिम का मतलब है मार्केट रिस्क। कई बार कई फसलों की कीमतों को हम देखते हैं बहुत ऊपर चली जाती हैं, तो फसलों की कीमतें जब ऊपर जाएंगी देन इट इज गुड, अच्छा हो जाएगा। लेकिन कई बार फसलों की कीमतें बहुत नीचे चली जाएंगी। अब मान लो बाजार के अंदर गेहूं की कीमत बहुत नीचे चली गई,
तो जो हमारा किसान है जिसने गेहूं का उत्पादन किया होगा, कितना टफ हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि वो पूरे 6 महीने पूरा श्रम करके लाता है, उस पर काम करता है, उसके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पर बाजार जोखिम यानी कि बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से भी हमें बचाना पड़ेगा इन्हें। कई बार अगर चढ़ाव हो गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन उतार हो गया तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक तो यहां पर किसानों के लिए ये एक चुनौती है खेती में, या चैलेंज मान लीजिए आप इसको, चुनौती है या चैलेंज समझ लेते हैं इसको, एक चैलेंज है। तो वो चैलेंज फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिलता है कि प्राइस बड़ा फ्लैक्चुएट होते हैं, है ना। तो प्राइस फ्लैक्चुएशन की वजह से किसानों को कई बार अपनी फसलों का ठीक मूल्य नहीं मिलता। अब अगर मैं आपको देखूं तो प्राकृतिक आपदाएं भी इसके लिए कई बार जिम्मेदार होती हैं कि नहीं होती, बताओ। तो प्राकृतिक आपदाओं से भी ये लोग कैसे आगे चल पाएंगे। अब प्राकृतिक आपदाएं होंगी, जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, फ्लड आ गया, है ना, फ्लड आ गया, या फिर कई बार आप देखते हैं कि सूखा आ जाता है ना, या जिसको आप कहते हैं कि ड्रॉट है। तो वो सारी चीजें भी आ सकती हैं, उससे भी फसलों को नुकसान पहुंचता है। तो कृषि बहुत अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल, यानी कि अगर हमें देखूं तो यहां पर आपको बहुत स्थायित्व नहीं देखने को मिलता है कि चीजें बहुत सही चल रही हैं। जैसे जॉब तो है नहीं कि हर महीने सैलरी आ जाएगी। तो यहां बड़े उतार चढ़ाव इस क्षेत्र में भी देखने को आपको मिलते हैं। फिर एक समस्या किसानों के साथ हमेशा जो बनी रहती है फसलों को लेकर या चुनौतियों को लेकर, कि किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पाती, है ना। हमेशा से ही अगर किसान अपनी फसलों की उचित कीमत नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो किसानों में जोखिम लेने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिस्क जो टेकिंग एबिलिटी है लोगों की, किसानों की, किसान कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि जैसे मान लीजिए आपने कोई गेहूं की फसल लगाई, तो फसल लगाने के बाद उसे अच्छी कीमत नहीं मिली तो वो बहुत डीमोटिवेटेड हो जाएगा। और जब डीमोटिवेटेड हो जाएगा तो फिर वो नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें, ये सब चीजों के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा भी नहीं होगा। तो रिसोर्सेज जुटाना भी या संसाधन जुटाना भी थोड़ा मुश्किल यहां पर हो जाता है। संसाधन जुटाना भी एक तरीके की बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। रिसोर्स को कलेक्ट करना, रिसोर्स को एक जगह लाना, वो भी यहां पर एक बड़ा चैलेंज इनके लिए बनता है। फिर एक समस्या है कि अगर उचित कीमत नहीं मिले तो हमने ये देखी है कि अक्सर किसानों के लिए तकनीकी अभाव, जैसे मैंने कहा ना अभी रिसोर्स को ना जुटा पाना भी उसी के अंतर्गत आ गया, ये कि तकनीकी अभाव भी हम देखते हैं। जब तक किसान आपका समृद्ध नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तो वो इन चीजों से नहीं लड़ पाएगा। आजकल जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारे किसान को समृद्ध होना चाहिए, उसे मजबूत होना चाहिए। तो आय की अनिश्चितता भी तकनीकी के मामले में, जलवायु परिवर्तन के मामले में, संसाधनों को जुटाने के मामले में बहुत आवश्यक है। जोखिम लेने के लिए, उसे सक्षम बनाने के लिए, इन सभी आयामों में हम ये देखते हैं कि उसकी एक स्थायी इनकम या एक आय जो होनी चाहिए वो एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि पिछले साल उसकी फसल अच्छी हुई, अच्छा पैसा मिल गया और उसके बाद उसने अपना सारा निवेश जो पैसा था वो लगा दिया खेती के अंदर। अगर खेती के अंदर लगा दिया और उसके बाद वहां से उसे रिटर्न नहीं मिले, क्यों? क्योंकि सरकार की कोई योजना नहीं थी। अगली बार क्या हुआ, बहुत सारा उत्पादन हो गया और अच्छी से लोगों को कीमतें नहीं मिल पाई, और किसान को जब अच्छी कीमत नहीं मिलेगी तो ऐसी सिचुएशन में वो फिर दोबारा से मुश्किल में चला जाएगा, वो फिर परेशान हो जाएगा। तो वो सीजन जो है वो अच्छा जाना चाहिए। तो हमने यहाँ से खेती करने वाले लोगों के सामने कई चैलेंजेस के तौर पर इसको देखा। पहला चैलेंज हमें दिखता है कि बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव। अगर बाजार में उतार चढ़ाव होंगे
तो एक किसान कभी भी ये आकलन नहीं कर पाएगा कि उसकी खेती या उसने जो उत्पादन किया उसका क्या मूल्य उसे मिलने वाला है। दूसरा, हम यहां पर प्राकृतिक आपदाओं से भी किसानों को लड़ने के लिए तैयार रखना चाहते हैं कि एटलीस्ट किसान इतने समृद्ध बने कि अगर एक दो सीजन या एक दो जो मतलब टेन्योर है वो ठीक ना निकले तो ऐसी सिचुएशन में किसान वहां पर सरवाइव कर सके, क्योंकि कृषि एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ व्यवसाय है। ठीक है, तो वहां पर जो फ्लडिंग है, सूखा है, अगर एक सीजन नहीं भी आता है तो भी वो वहां पर सरवाइव कर सके, है ना। दूसरा, यहां पर हमने लिखा कि उचित कीमतें नहीं मिलती हमारे किसानों को बाजार के अंदर। जिस तरीके की विकृतियां पैदा हैं, विकृतियां मतलब डिस्ट्रॉशन होना। अब वो डिस्ट्रॉशन का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे किसानों से बहुत सारे व्यापारी फोर्सफुली, दबाव से उनकी फसलों को खरीद लेते हैं, और खरीद लेते हैं सस्ते दामों पर। अब सस्ते दामों पर जब खरीद लेंगे तो उस स्थिति के अंदर किसान अपनी फसलों को बेच देंगे, और उस पर मिलने वाला लाभ कौन कमाएगा? अगर आगे चीजें महंगी भी होती हैं, जैसे आप टमाटरों को महंगा देखते हैं, कई बार प्याज महंगा देखते हैं। वर्ष 2013 के दरमियान आपने दाल महंगी देखी, याद है? तो दाल 70 रुपए मार्केट में बिक रही थी, अचानक से वो 200 रुपए महंगी बिकने लगी। तो इस स्थिति में तो हमारे किसानों को बहुत पैसा कमा लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन दालों की जो ब्लैक मार्केटिंग करी गई, जमाखोरी करी गई, वो जमाखोरी करी गई हमारी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के द्वारा, कंपनियों के द्वारा। तो वो चीज हमें यहां पर समझनी पड़ेगी कि हमारे किसान को इतना समृद्ध होना चाहिए, इतने पैसे उसके पास होने चाहिए, जिससे कि वो, उसको ऐसा ना हो कि कल को भी फसल लगाई है और उसी फसल के ऊपर वो डिपेंडेंट है, खड़ा है, और वो कह रहा है कि तुरंत काटने के बाद कि साहब हमारे पास तो अभी से ट्रांसपोर्ट करके ले जाने के भी पैसे नहीं है। तो कई बार ऐसे किसान भी आपने देखे होंगे जो अपनी फसलों को काटते हैं और खेत में ही बोली लगा देते हैं, यानी उसी लैंड पर ही बेच देते हैं जो पास पड़ोस के धनी किसान होते हैं उनको। तो ये स्थितियां हमारे किसानों के साथ रहेंगी तो कैसे चलेगा? तो एमएसपी उनके लिए एक वरदान हो सकता है, एक सॉल्यूशन हो सकता है कि एटलीस्ट किसानों को पिछली फसलों का इतना कीमत मिल चुका हो कि जिससे वो सरवाइव कर सकें और आगे धीरे धीरे वो और वेल्थियर बने, धनी बने, समृद्ध बने, वो यहां पर प्रयास किया जाएगा। अब हमारे किसान अगर वेल्थियर होंगे तो उनमें जोखिम लेने की भी क्षमता होगी। जोखिम लेने की क्षमता फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती है। फसल विविधीकरण का मतलब हुआ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्या मतलब हुआ? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है बेटा? जैसे मान लीजिए हमारा किसान समृद्ध है, तभी तो वो नई समृद्ध है तो उसे पता है कि चलो नया प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग किया? जैसे 2023 में यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर मिलाया, मतलब जो मिलेट है, मोटा अनाज, जैसे बाजरा। अब आज के समय में भारत में जो फूड कल्चर नया डेवलप हुआ है, उस फूड कल्चर के अंदर अगर हम देखें तो हम ऐसे खाना या ऐसी चीजों को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जो क्वांटिटी वाइज तो आपका पेट भर सकती हैं, बट न्यूट्रिशियस वैल्यू उनके अंदर कम है ना। आप देखिए हमारी थालियों में धीरे धीरे करके हरी सब्जियां गायब हो रही हैं, धीरे धीरे करके रोटी की जगह चावल ने ले लिए। हालांकि सरकार उन चावलों को भी फोर्टिफाइड करके उनमें न्यूट्रिशन डाल रही है, लेकिन इन सब की तुलना में ज्यादा न्यूट्रिशियस कौन है? बाजरा, है ना, मोटा अनाज। तो वो एक सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। लेकिन वही बात है कि धीरे धीरे कल्चर क्या करता है? आगे बढ़ता है, सोसाइटी आगे बढ़ती है तो डेवलपमेंट में जाती है, और अब तो कैसे रेडी फूड्स की ज्यादा डिमांड है, पैकेज्ड फूड की ज्यादा डिमांड है। बहुत सारे ऐसे ऑफिस जाने वाले लोग होंगे जो सुबह सुबह उठते हैं, 4 दिन 5 दिन पुरानी जो ब्रेड है उसमें जैम लगाते हैं, बटर लगाते हैं और खा के निकल जाते हैं। नमकीन जो कि 20-20 दिन, 40-40 दिन पुरानी बनी होगी, उसको खाते निकल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे कम लोग ऐसे होंगे जो बाजरा, इन सब चीजों की, जो मोटा अनाज है, उससे बनी हुई खाद्य सामग्रियां खा रहे होंगे। तो जब फिर अगर आपके खाने वाले सिस्टम में बदलाव हुआ है या खाने वाली चीजों में ये चीजें बदली हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसका असर आपके लाइफस्टाइल में भी दिखेगा, है ना। फिर जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनेगी
तो अगर उसमें आपकी रैंक 107 आ जाती है तो आपको फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस तरीके का अपना लाइफस्टाइल रखा है जिससे कि हम उन चीजों को या रिसोर्सेज को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी नीड है, ह्यूमन नीड है, उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अगर कल को उसे ये लग जाए किसान को कि हमें बाजरे की फसल लगाने से ज्यादा बेहतर कीमत मिलेगी, तो किसान बाजरा लगाना शुरू कर देंगे। और आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स ये कहता है कि जब आप प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज का, तो वो प्रोडक्शन बाय इटसेल्फ अपनी डिमांड बना लेती है। मतलब अगर बाजरे का पर्याप्त उत्पादन किया जाए देश के अंदर, तो बाजरे से बने हुए कई सारे बाई प्रोडक्ट आपको मार्केट में दिखने लग जाएंगे। धीरे धीरे करके आपको बाजरे के कई प्रोडक्ट दिखेंगे और लोग बाजरा भी अपनी थालियों में शामिल कर लेंगे। तो इसका प्रोडक्शन बनाना चाहिए। अच्छा, दूसरा, अगर जोखिम लेने की क्षमता नहीं होगी तो नई फसलें फिर आपके यहां नहीं आएंगी, है ना। संसाधन जुटाना भी, किसी भी किसान से क्या उम्मीद करते हो? जैसे सपोज दैट आप अपनी एक दुकान है, तो आप क्या चाहोगे कि दुकान के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स या जो भी आपने चीजें लगा रखी हैं वो सारी चीजें आपकी हों, है ना। तो ये संसाधन है, आपके रिसोर्सेस हैं। लेकिन कुछ टाइम काम करने के बाद आपके मन में अगला ख्याल क्या आएगा कि चलो मैं इस पूरी दुकान को ही खरीद लेता हूं। ये भी आपके लिए रिसोर्स है ना, क्योंकि उस दुकान को खरीद लोगे तो रेंट नहीं जाएगा आपका। तो क्या किसान के को इतना सशक्त नहीं बनना चाहिए कि उसे ट्रैक्टर के लिए, ट्यूबवेल के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर ना रहना है? दवा के छिड़काव के लिए जो मशीनें इस्तेमाल करता है उसके लिए दूसरे लोगों से निर्भर ना रहना पड़े। तो हमारे किसान को इस तरीके से भी बेनिफिट। तो यहां पर एक ही चीज बार बार अटक रही है कि ये चुनौतियां किसान के सामने तब हैं जब हमारा किसान समृद्ध नहीं है। अगर किसान समृद्ध होगा, उसके पास पैसे होंगे, तो ऐसी सिचुएशन वो इन सभी चुनौतियों से आसानी से लड़ सकता है। तो इन चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए सरकार क्या कर सकती है वो भी हम देखेंगे। और उसी के लिए हमने यहां पर एमएसपी के बारे में डिस्कशन शुरू किया। क्या भारत की कृषि में तकनीकी अभाव रहा है? हमेशा से रहा है। जितने लैंड मास के ऊपर अमेरिका एग्रीकल्चर करता है, उतनी लैंड मास पे अगर हम एग्रीकल्चर करें तो कई मायनों में हमारा उत्पादन कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम अपनी खेती में या हमारे किसान अपनी खेती में मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक नहीं डालते। याद नहीं? यानी कि आधुनिक तकनीकों का अभाव भारत में देखने को मिलता है। किसान आज भी जब भी खेती करने जाते हैं तो वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, श्रम आधारित तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए उसमें काफी टाइम भी लगता है और इसीलिए वहां पर उत्पादन भी हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है। एफिशिएंटली वो काम नहीं होता। इसकी बजाय अगर किसान मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, तो वो इसमें ज्यादा कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, और इससे वो ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे। तो दूसरी बात ये हो गई। इसके बाद जिस तरीके के जलवायु परिवर्तन हम देख रहे हैं, आप देखिए जैसे पिछले दिनों का केरल में हमने देखा वायनाड के अंदर लैंडस्लाइड हुआ। इसके बाद भारी बारिश की वजह से कभी भी बाढ़ आ जाती बिहार के कुछ हिस्सों में, आसाम में भी पिछले दिनों कुछ हुआ। तो इस तरीके से हमारे किसानों को तैयार रहना पड़ेगा। कई बार भारी बारिश होती है, फसलें खराब हो जाती हैं, और कई बार सूखा आता है, फसलें खराब हो जाती हैं। तो यहां पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को किस तरीके से कम किया जा सकता है, उस पर भी सरकार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे पिछले दिनों सरकार ने, मोदी जी ने क्या किया कि गेहूं, धान या अन्य दालें, इन सब की अलग अलग कई नए उन्होंने किस्म जारी करी। और उन किस्मों का क्या तरीका था, यानी कि उनके जो बीज उन्होंने जारी किए, उनकी क्या स्पेशलिटी है? उनकी स्पेशलिटी है कि अगर औसत से भी ज्यादा बारिश होगी तो भी वो पौधे चल जाएंगे, और अगर औसत से कम बारिश हुई, सूखे में भी सरवाइव करने वाली भी हमारे पास ऐसे पौधे होने चाहिए जो सूखे में भी सरवाइव कर ले। तो यहां पर इस तरीके की चुनौतियों से लड़ना है। अगर हम इस तरीके की चुनौतियों से लड़ेंगे तो उसके लिए हमारे किसान का समृद्ध होना या किसान का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर किसान समृद्ध नहीं होगा, अगर किसान मजबूत नहीं होगा, तो आपके सामने बराबर ये चुनौतियां बनी रहेंगी। और आपको मैं बता दूं
कि जितना भी रोजगार, अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो को देखें तो वहां पर हमको मेजॉरिटी नंबर्स जो है वो इसी सेक्टर से दिखाई देता है। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। चूंकि कृषि क्षेत्र बहुत ही ज्यादा लाभकारी नहीं है, इसलिए वक्त के साथ वहां अदृश्य बेरोजगारी भी आ गई। अब ये अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है? कई बार कोई एक लैंड मास है छोटा सा, यहां पर ये लैंड देख लो आप, है ना। अच्छा, मैं ऐसे टर्म्स अभी डिफाइन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी तो एक अलग से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, हालांकि बेरोजगारी का अलग से चैप्टर ही होता है, लेकिन चूंकि ये टर्म आया है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे टर्म्स का मतलब क्या होता है। अब ये लैंड मास है, कोई खेत है, इस खेत में अगर 2 पर्सन यानी कि 2 लोगों के काम करने की जगह है और इसमें एक और काम करने लग जाए, काम 3 लोग कर रहे हैं, तो जो थर्ड पर्सन है यानी कि शुरुआत के जो 2 लोग हैं उनका आउटपुट तो होगा, यानी कि वो तो कुछ काम करेंगे, लेकिन थर्ड पर्सन केवल सहायता दे रहा होगा और उसका आउटपुट कुछ नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा। तो ऐसे भारत में बहुत होता है कि फैमिली के अंदर के खेत होता है, उसमें काम कर रहे हैं, तो अब बच्चा बड़ा हो गया, क्या करेगा, तो उसको भी काम पे लगा दो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वहां पर आपको जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट है वो कम दिखाई देगा, है ना। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमने यहां से ये समझा कि इन चैलेंजेस को अगर दूर करना है तो एमएसपी की रेलेवेंस है ना। एमएसपी की क्या है? रेलेवेंस है। और रेलेवेंस इसलिए भी है क्योंकि एमएसपी एक बेस प्राइस के तौर पर काम करता है जो उनके लिए एक प्रोत्साहन, मोटिवेशन बन सकता है। अब हम समझते हैं कि एमएसपी भारत के अंदर निर्धारित कैसे की जाती है। एमएसपी के निर्धारण का क्या तरीका है भारत में? डिटर्मिनेशन ऑफ एमएसपी। जब मैं एमएसपी के निर्धारण को समझने का प्रयास करता हूं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि भारत में एमएसपी का निर्धारण, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एमएसपी किस पर की जाती है? निर्धारण A2 प्लस FL लागत पर की जाती है। A2 प्लस FL लागत। सर ये A2 प्लस FL लागत या कॉस्ट क्या होती है? A2 प्लस FL कॉस्ट बेसिकली क्या होती वो भी हम समझेंगे, लेकिन A2 प्लस FL लागत पर की जाती, ठीक है। MSP A2 प्लस FL कॉस्ट या लागत की 1.5 टाइम्स यानी गुना दी जाती है। तो इसका मतलब आपकी अगर कॉस्ट, सपोज दैट A2 प्लस FL लागत अगर आपकी 10,000 50,000 जितनी भी होगी तो उसकी 1.5 गुना एमएसपी दी जाएगी, ठीक है। तो उदाहरण के लिए अगर हम यहां पर देखें, उदाहरण के लिए A2 प्लस FL लागत या जो आपकी कॉस्ट है, अगर वो 50,000 रुपए है तो आपको 1.5 टाइम्स रख लेना है और उस किसान को 75,000 रुपए एज अ एमएसपी पे किए जाएंगे, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर दिए जाएंगे। वर्तमान में एमएसपी की अगर मैं बात करूं तो एमएसपी वर्तमान में यानी प्रेजेंटली कितनी फसलों पर दी जाती है? तो वर्तमान में एमएसपी दी जाती है आपकी 22 फसलों पर। 22 फसलों का मतलब हो गया 22 क्रॉप्स, है ना। तो 22 फसलों पर एमएसपी देते हैं। ये 22 फसलों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? 14 जो क्रॉप्स हैं, 14 फसलें, वो खरीफ की हैं। किसकी हैं? खरीफ। खरीफ की फसलें कौन सी हुई? जो धान के सीजन में बोई जाती हैं, है ना, वो फसलें जो मानसून के समय बोई, क्योंकि खरीफ में अधिकतर फसलें कैसी होंगी? वाटर इंटेंसिव। तो खरीफ के सीजन में, तो ये खरीफ क्रॉप्स, ठीक। 14 खरीफ क्रॉप्स और क्या है? 6 क्रॉप्स जो हैं वो रबी की फसलें। रबी मतलब ये राबी फसलें लो, ठीक, ऐसी फसलें जो गेहूं के सीजन में बोई जाती। और 2 क्रॉप्स ऐसी फसलें भी हैं जो फसलें व्यापारिक फसलें हैं।
ठीक है, या वाणिज्यिक फसलें भी आप बोल सकते हो। और वाणिज्यिक फसलें का मतलब हुआ, फसलों का मतलब हुआ कॉमर्शियल। कैसी होती हैं? कॉमर्शियल क्रॉप। जैसे जूट वगैरह, जूट तो आप खाते नहीं हो, हैं? तो कैसी फसलें हुई वो? कॉमर्शियल क्रॉप्स। ठीक। तो वर्तमान में 22 फसलों का ये इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है। एमएसपी के निर्धारण की जो जिम्मेदारी है ये देख लिया आपने, 22 फसलें इस तरीके से होंगी। अच्छा, एमएसपी का की घोषणा या एमएसपी का अनाउंसमेंट जो है, की घोषणा, ठीक है, फसलों के सीजन या से, या बुआई जिसको आप कहते हैं, बुआई से पूर्व ही कर दी जाती है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी फसलें इन्होंने बताई हैं कि भाई खरीफ के अंदर, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, चावल, धान। अब धान का इन्होंने प्राइस बता दिया कि 2200 रुपया कुंटल रहेगा। गेहूं, उसका प्राइस बता दिया 2100 रुपया कुंटल। अब बता दिया, हर सीजन से पहले बता रही है। क्यों बता रहे हैं? उसका एक ही तो, यानी कि द अनाउंसमेंट ऑफ द एमएसपी क्रॉप्स विल बी बिफोर द स्विंग सीजन, जो आपकी बुआई का सीजन है उससे पहले ही। तो ये क्या करता है? इट विल गिव्स या इट विल एम्पावर्स टू फार्मर्स टू टेक डिसीजंस कि विच क्रॉप विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें उनके लिए आसान होता है ये तय कर पाना कि कौन सी फसल उनके लिए ज्यादा बेहतर होगी, किसमें उन्हें ज्यादा कीमत मिल रही है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें ऐसी फसल लगानी चाहिए जो ट्रेडिशनली वो लगाते आ रहे हैं, तो वो लगाएं। गेहूं लगाता आ रहा है, गेहूं लगाएं, नहीं तो दूसरा कुछ चना लगाना है तो चना लगाओ। यानी कि सरकार की तरफ से पहले से ही बता देते हैं वो कि भाई हम इस बार गेहूं की ये कीमत देंगे, चने की ये कीमत देंगे, बाजरे की ये कीमत देंगे, रागी की ये कीमत, सब कुछ बता देंगे वो पहले से। अच्छा, ये न्यूनतम कीमत है, वो उस न्यूनतम कीमत से नीचे नहीं जाएगी कीमत, उससे ऊपर जा सकती है। अब जब नीचे नहीं जाएगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फार्मर ये जान जाएगा कि मिनिमम इतना पैसा तो मैं कमा ही लूंगा, क्योंकि उसका आकलन बैठेगा कि प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ में इतना खेती करूंगा, इतना पैसा आएगा और उसके बेसिस पर मैं इतना पैसा कमा लूंगा, है ना। तो अगर वो गेहूं लगा रहा है तो ठीक है, नहीं अगर उसको लगता गेहूं नहीं बेनिफिशियल है तो चना लगा लेगा उसकी जगह। क्या हो गया? यही तो हुआ ना। तो चने की फसल लगनी चाहिए वहां। तो एमएसपी के अनाउंसमेंट स्विंग सीजन से पहले ही कर दी जाती, तो यहां पर निर्णय लेना आसान हो जाएगा। तो निर्णय लेना आसान हो जाएगा, है ना, किसान के लिए। वो आसानी से निर्णय ले सकता है कि इनमें से उसे कौन सी फसल लगानी है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि एमएसपी 22 फसलों पर, कई बार आप 23 भी देखोगे, लिखा होगा 23 फसलों पर। तो उसमें जब 23 लिखा होगा तो इन्होंने शुगर केन, यही क्लियर कर देता हूं क्योंकि बाद में आगे डिस्कशन होगा उस टॉपिक पर, पता नहीं। शुगर केन यानी गन्ना, उस पर एमएसपी ना देकर उस पर एफआरपी दी जाती है, जो एक प्रकार की एमएसपी ही होती है, आप ये समझ लो, ठीक है। तो गन्ने पर क्या देते हैं? एफआरपी। आप कहोगे कि ऐसा क्यों है? तो उसका एक बड़ा कारण है कि गन्ने की खरीद सरकार नहीं करती। एफआरपी का मतलब होता है उचित कीमत, ठीक है। तो गन्ना किसके काम का है बताओ? अब सरकार राशन की दुकानों पे गन्ना तो नहीं बांटेगी। क्या वो गन्ना बांट सकती राशन की दुकानों पर कि सब लोगों को दे दो और गन्ना ले जाएं? नहीं, उच्ची नहीं बांट सकती। तो ये जो शुगर केन है, इट इज परचेज्ड बाय, या इसकी जो खरीद है कौन करता है? तो शुगर मिल ओनर्स करते हैं, या शुगर मिल करती है ना। और शुगर मिल्स को बोला गया कि एफआरपी का मतलब है कि इस कीमत से नीचे भुगतान नहीं करना है।
मतलब अगर कंपटीशन चल रहा हो तो गन्ने का उस कीमत से ज्यादा ही पेमेंट करो। जैसे सपोज दैट कह दिया कि 2000 रुपए क्विंटल है गन्ना, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो 2000 रुपया से नीचे कम नहीं खरीद सकते शुगर मिल वाले इसे, ठीक है, जितने में खरीदेंगे उसकी पर्ची देंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि इससे नीचे खरीदे तो वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि सरकार ने तय कर दिया। अच्छा, सरकार यहां पर जब तय करती है तो सारी चीजों को यहां पर ध्यान में रखती है कि गन्ने की कीमत बढ़ाने से, जैसे आप कहोगे कि सरकार क्यों नहीं बढ़ा देती एमएसपी, क्या मैं एक एग्जांपल में कह दूं कि सरकार एफआरपी क्यों नहीं बढ़ाती, ज्यादा कीमत दिलवाए हमारे किनसे, शुगर मिल ओनर से, किसानों को, तो कितनी बढ़िया हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए हमारे जितने भी अगर देखें तो जितने भी हमारे किसान भाई होंगे उनका तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट आप देखो कि अगर इफ द शुगर मिल ओनर इज पेइंग मोर अमाउंट टू द फार्मर्स, तो जो कॉस्ट ऑफ शुगर केन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्राइस ऑफ शुगर केन अगर इंक्रीज होता है तो शुगर बनाना, जब आप वो चीनी बनाएगा तो चीनी बनाना भी तो महंगा हो जाएगा, और चीनी बनानी महंगी हुई तो अल्टीमेट हु इज द कंज्यूमर ऑफ द शुगर, तो वी द पीपल, हम लोग ये तो हैं जो कंज्यूम करेंगे उसे, तो हमें चीनी महंगी मिलने, तो वहां पर सारी चीजों का अकाउंट किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। वैसा ही यहां भी है। आप खरीफ में जैसे सरकार के अचानक से इसकी प्राइसेस को क्यों नहीं बढ़ाती सरकार को, हालांकि उसके लिए कोई बेटर मैकेनिज्म और ढूंढना चाहिए। जैसे उसने ये कर दिया, आप कहोगे कि अरे किसानों को परेशान करते हैं, अचानक से सरकार डबल क्यों नहीं करती, 4000 रुपए में कर दे राइस, सरकार को क्या है, कर देगी। रीजन क्या है भाई, सरकार को कोई तकलीफ नहीं है इससे, क्योंकि बहुत सारा अनाज सरकार को खरीदना पड़ता है, मानते हैं, लेकिन बहुत सारा अनाज आम जनता भी तो खरीदती डायरेक्ट, उसके लिए भी तो प्राइस बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, वो तो इन्फ्लेशन भी तो आएगी, तो वो चीज यहां पर अकाउंट करी जाती है, वो ध्यान में रखा जाता है। तो शुगर केन की कीमत उससे नीचे नहीं हो उसके लिए एफआरपी है। और ये जो मैंने 22 फसलें बताई हैं, सॉरी वो निकल गया था, हाँ, शुगर केन की कीमतें इससे नीचे ना जाएं तो इसके लिए एफआरपी है। और बाकी की जो फसलें हैं, 22 फसलें जो खरीफ की हैं, रबी की हैं, व्यापारिक फसलें, उनके लिए एमएसपी है। इनके निर्धारण के लिए मैंने अभी आपसे कहा था कि इनका निर्धारण A2+FL लागत पर किया जाता है। पिछले कुछ दिनों में हमने एमएसपी का विवाद देखा है, जिसको हम कह सकते हैं एक डिस्प्यूट, और ये डिस्प्यूट हमारे किसानों की तरफ से, विवाद क्या है, तो एमएसपी से संबंधित एक डिस्प्यूट है, एक मांग है, जो मांग जनरली की जा रही है हमारे किसान भाइयों की तरफ से सरकार से। वो उम्मीद रखते हैं सरकार से, और वो आसानी से वो रख भी सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पब्लिक, है ना, आपको पता ही है, लोगों ने चुना है सरकार को, तो सरकार को तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इसके लिए। तो यहां पर डिस्प्यूट क्या है, पहले हम समझते हैं कि कृषि की लागतें क्या हैं, या एग्रीकल्चर की लागतें या कॉस्ट्स क्या होती हैं। कृषि की लागतें, जब हम कृषि की लागतें कहते हैं तो वहां पर आपको 3 अलग अलग तरीकों की लागतें दिखाई देती हैं। एक जिसे कहा जाता है A2 कॉस्ट, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं A2 लागत, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय फार्मर्स, फार्मर्स मतलब सभी प्रकार के किसानों द्वारा किए गए भुगतान। अब बताओ, किसान खेती करते वक्त कौन कौन से भुगतान करता है, बताओ, मैं बताऊं। जैसे वो सीड्स मतलब
चलो हिंदी में लिख देते हैं, सीड्स मतलब बीज, है ना। उर्वरक, सीड्स का मतलब क्या हो गया, बीज। उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, सिंचाई, इरिगेशन, है ना। और क्या करता होगा, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, बोलो विद्युत, है ना। इसको आप इरिगेशन लिख लो, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, ट्रैक्टर, है ना, एक्सेट्रा। इस तरीके की सभी लागतें, जनरली इसको हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार की बाह्य लागतें। ठीक है, तो अगर मैं कोई खेती करने जाऊं तो क्या मुझे इस तरीके के सभी भुगतान करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, इसमें कोई दोहरा ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना। तो एग्रीकल्चर की लागतें, तो A2 कॉस्ट इस तरीके की होती है। तो जो भी पैसा, जैसे मैं खेती करने गया, जो पैसा हम अपनी जेब से देंगे वो सारी की सारी लागतें आएंगी हमारी किसके अंतर्गत, आएंगी हमारी A2 लागत के अंतर्गत। दूसरा, A2 के बाद और कौन सी लागत हो सकती है, कहते हैं A2 प्लस FL। FL का मतलब है, तो A2 लागत तो मैंने आपको बता दी, तो वो तो आप एज इट इज लिखिए, प्लस, ठीक है, इसको लिखते हैं अनपेड फैमिली लेबर। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं पारिवारिक श्रम। ठीक है, ये अब जरा ध्यान से सुनो, जब भी आप कोई खेती करोगे, ठीक है, ये आपने खेत है, आपका लैंड है ना, और ये लैंड है, इस पर आपने क्या किया, जितनी भी A2 लागत आई आपने लिख ली, कितनी आई, सारा कुछ लगा के जी 50,000 आ गई। कोई भी आप एग्रीकल्चर करोगे, फैमिली भी काम करेगी, फैमिली लेबर लगा इसमें, 2 मेंबर काम कर रहे हैं सुबह शाम, हस्बैंड वाइफ, 6 महीने के लिए काम किया, तो कितना हो गया भाई, अगर मैं देखूं तो 30 डेज का एवरेज लीजिए आप 6 से, तो हो गया 180 डेज, और 2 लोगों ने काम किया तो 360 डेज काम किया यहां पर। ठीक है, 360 डेज काम हुआ, 2 लोगों ने किया ना। अब ये फ्री में तो काम नहीं करेंगे, इसकी जगह पे अगर ये कहीं और काम करते, दोनों हस्बैंड वाइफ, अब क्या ये अनपेड है, अब ये खुद को पेमेंट तो दे नहीं सकते, है कि नहीं, तो इन्होंने अपनी खुद को पेमेंट तो ये दे नहीं सकते, तो क्या इनके पास एक तरीका है कि ये जो भी ये काम कर रहे हैं, जब इनकी कोई फसल बिकती है ना, तो उसी से ये अपने आप का भी पेमेंट निकाल ले, यस या नो, होना, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि इन्होंने अगर 6 महीने काम किया यहां पे, अब खुद तो पेमेंट मिलेगी नहीं, तो जब ये फसल सेल करेंगे, जो भी क्रॉप होगा, जो उत्पादन हुआ है, तो उसको बेच के ये अपने हिस्से का भी पैसा निकालेंगे। अगर ये अपने हिस्से का पैसा नहीं निकाल पाए, तो अगली बार क्या होगा, अगली बार ये खेत पर जाना बेटर नहीं समझेंगे, बल्कि ये कहेंगे इससे अच्छा है हम लोग बाहरी काम कर लेते, ज्यादा ठीक है ना। तो यहां पर इनको भी एक अनुमान होगा कि अगर हम लोग काम करते तो दिन के हिसाब से भी अगर हम 200 रुपए भी कमाते, है ना, अगर हम लोग ऐसा करते और दिन के 200 रुपए भी कमा रहे होते, तो महीने के हम कितना कमा रहे होते, एक पर्सन 6,000, है ना। अगर एक दिन की दिहाड़ी इनकी 200 है, तो 2 आदमी काम कर रहे तो 400 हो गई, और एक महीने के हो गए 12,000, और 6 महीने के हो गए 72,000। तो इनको भी पता है कि हमने कहीं और काम ये किया होता तो 72,000 रुपीज हमें मिलते। तो मैं इसको एक काम करता हूं, राउंड ऑफ करके लिख देता हूं, कितना, इतना, जैसे मैंने कहा कि अब 50,000 आपकी कॉस्ट आई, और यहां पर इन्होंने 2 मेंबर्स ने जो अनपेड काम किया, लेकिन उसकी अपन वैल्यू लगाते हैं, तो कितनी वैल्यू आई, उसकी वैल्यू आ गई 70,000। कितनी आ गई, 70, या इसको राउंड ऑफ करके 50 ही कर दूं, जिससे कैलकुलेशन हमारी अच्छी हो जाए, है ना।
तो हमने यहां पर इसको कर दिया 50। ये लो पेमेंट, और ये अनपेड थी, और मैंने इसको सीधे सीधे कर दिया 50,000। ठीक, अब जरा आप देखो A2 प्लस FL लागत कितनी निकली। A2 कॉस्ट कितनी है उसकी 50, अनपेड फैमिली लेबर कितना है 50, टोटल कितना हो गया 1 लाख, है ना। अब ध्यान रखो मैंने क्या कहा था आपसे कि सरकार कहती है कि जो भी आपकी A2 प्लस FL लागत होगी उसका 1.5 टाइम्स देंगे, कर दीजिए। यानी कि यहां पर सरकार 1.5 लाख रुपीस इनको इनके उत्पादन का देना चाहिए उसे। अब इसमें क्या क्या है जरा देखो, जरा ध्यान से देखो। अगर सरकार 1.5 लाख रुपए पेमेंट इनको करती है तो कौन कौन सी चीजों का पेमेंट आ रहा है। पहला पेमेंट तो इन्हें मिल रहा है, जरा ध्यान से सुनना, अगर सरकार इन्हें 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का पेमेंट करती है तो 50,000 तो इनको मिल रहे हैं अपनी A2 लागत के, जो इन्होंने सीड्स और ये सब पे खर्चे किए। 50,000 भैया इन्हें मिल रहे हैं किस चीज के, अनपेड फैमिली लेबर के, जो इनका अनपेड था वो भी दे दिए सरकार ने, मतलब यह जिसने भी फसल खरीदी उसने। और 50,000 रुपया यहां पर मिल गया इनको प्रॉफिट। तो सरकार आज के टाइम में इस तरीके से A2 प्लस FL लागत पर यहां पर चीजें दे रही है। ठीक है, यह तरीका है आज के समय पर किसी भी किसान को उसकी फसल का कीमत तय करने का और उसको लागत तय करना है, यहीं से लागत बनती। अब किसान कह रहे हैं कि नहीं जी, A2 प्लस FL लागत जो है वो पूरी लागत नहीं है। A2 प्लस FL, अब यहीं पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि A2 पर देते तब तो 175,000 मिलते, तब तो कोई फायदा नहीं था। तो दो तरीके की लागतें हमने डिस्कस कर ली, A2 लागत और A2 प्लस FL, ये डिस्कस हो गया। अब यहां से हमें यह समझना है कि किसान A2 प्लस, अब आप कहोगे ये तो बहुत अच्छा कर रही है सरकार, तो बहुत बढ़िया कर रही है कि भाई तुम्हारा जितना पैसा लगा वो दे दिया, तुमने जो काम किया उसका पैसा भी दे दिया, और प्रॉफिट भी 50,000 रुपए तुमको दे दिया, 50% दे दिया। अब क्या चाहिए, अब कौन सी चीज चाहिए आपको। किसानों ने कहा नहीं जी, एक लागत और होती है जिसको हम कहते हैं C2 लागत, C2 कॉस्ट। व्हाट इज द C2 कॉस्ट, इसको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। क्या कहा जाता है भाई, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं व्यापक लागत। ये भैया व्यापक लागत क्या होती है। पहली चीज, जब मैं व्यापक लागत की बात करूं तो आपने ध्यान से रखना है A2 प्लस FL तो आ ही गया, ठीक है। A2 तो आपको सभी प्रकार की बाह्य कीमतें पता हो गई, जो अगर हम देखें पेड बाई फार्मर्स, ठीक। FL मतलब अनपेड फैमिली लेबर, ये तो हो गया, ओके, ध्यान से चलना। प्लस किसान कहते हैं नहीं जी, A2 प्लस FL में सभी प्रकार की कीमतें नहीं शामिल हुई हैं, इसलिए आप और कीमतें लिखिए, और भी। अच्छा जी, और कौन सी कीमतें। इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए हमारी लैंड के जो रेंट होते हैं, भाई हम जमीन भी तो लगान पर लेते हैं, अगर हमने अपनी जमीन इस्तेमाल करी तब भी उसका लगान दीजिए। एंड ये तो हो गया, चलो और क्या। इन्होंने कहा कि कई बार हम लोग क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं फसल लगाने के लिए, तो ब्याज या इंटरेस्ट का भुगतान, इस तरीके के जो हिडन कॉस्ट हैं उनको कौन कंसिडर करेगा, उनको भी तो शामिल किया जाना चाहिए। लैंड रेंट, इंटरेस्ट, ये सब चीजें भी आनी चाहिए, विच इज वेरी ऑब्वियस। किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, अगर उसने खेत किराए पर लिया तो भाई लगान पर लिया तो उसे लगान भरना पड़ेगा, अब इसमें से पैसे लगान में चले जाएंगे तो क्या फायदा रहेगा। मान लो 20,000 रुपए लगान में चले जाएं या 10,000 रुपए लगान में चले जाएं, तो फिर कैसे चलेगा काम। 10,000 रुपए ब्याज में चले गए तो फिर कैसे चलेगा काम भाई, फिर तो दिक्कत हो जाएगी उसकी, है ना। तो कुल मिला के मान लो ऐसा हो जाए कि ये कह दे जी 20,000 रुपए और लागत आ रही है
इन सबकी लागत भी 20,000 जोड़ दी उसने। अब आप बताओ, A2 लागत थी 50,000, FL लागत थी 50,000 और अतिरिक्त लागतें भी आई 20,000। तो ऐसे करके आपकी C2 लागत आ गई 1.20 लाख। ठीक है जी, कितना आ गया? 1.20 लाख। इसका मतलब यह हुआ कि जो अब इनकी क्या मांग है कि MSP, किसान क्या चाह रहे हैं? MSP की गणना, द कैलकुलेशन ऑफ शुड बी बेस्ड ऑन C2 कॉस्ट। हमें जो MSP है वो C2 लागत पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि C2 लागत में सभी प्रकार की जो लागत हैं वो निहित हैं, यानी कि सम्मिलित हैं। हर प्रकार की कॉस्ट इसके अंदर शामिल है। तो इसलिए जो हमें मिलना चाहिए वो C2 पर मिलना चाहिए। अच्छा जी, C2 पर निकाल देते हैं तो क्या हुआ? C2 आ गई आपकी 1.20 लाख। अब इसका वो 1.5 गुना चाहते हैं, 1.5 टाइम्स चाहते हैं, तो दे दो 1.5 टाइम्स। अगर मैं इसका 1.5 गुना दूं तो यहां पर 1.80 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बाइफर्केशन करिए। 50,000 तो इसमें से चले गए A2 वाले के, चले गए। 50,000 रुपए चले गए फैमिली लेबर के, बोलो जी, वो खर्चा हुए थे। 20,000 रुपए चले गए किसके? बोलो भाई। 20,000 रुपए चले गए जो इसकी इंटरनल कॉस्ट आई थी, लैंड की, ब्याज की, इन सब की। और 60,000 रुपया यहां पर मिलेगा इनको प्रॉफिट। ये है बात। अब इस वाले को देखकर तो अच्छा लग रहा है, किसान की मांग क्यों इतनी होगी हमें यह भी समझ में आ गया। अगर उन्हें मिलता है A2 प्लस FL पर तो उनकी जेब में आएंगे 1.5 लाख, लेकिन अगर उन्हें MSP मिलती है C2 पर तो उन्हें मिलने वाले हैं 1,80,000। अब ऐसे में किसान बिल्कुल तो जायज है। अब देखो, जायज नहीं भी होता तो मैं यहां पर यह कह सकता था कि भाई किसान ज्यादा मांग रहा है, कम मांग रहा है। देखो, उसका, किसान का भी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही बैठ रहा है। किसान कह रहे हैं कि भाई ये जो लागतें हैं ये हमें जेब से बियर करनी पड़े। तो हमारा जो आप ये कह रहे हो प्रॉफिट दिया, फिर क्या मतलब हुआ? आप 6 महीने तक बिजनेस करते हो, हमारा ग्रोथ कैसे होगा? मान लो आप ये मुझे नहीं दोगे तो ये 50,000 से ही तो मुझे देने पड़ेंगे। इसी 50,000 से मैं रेंट भी भरूंगा, इसी से मैं लोगों का कैपिटल भी भरूंगा, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ूंगा। हमने अपनी जो कैपिटल्स लगा रखी वो तो गया ही गया, ये सब दिक्कतें आएंगी। तो यहां पर C2 की मांग है। किसानों को यह पता कैसे चला कि C2 पर लेना चाहिए? तो इसके लिए भी हम नेशनल या हम एक राष्ट्रीय, ठीक है, कृषि आयोग को जिम्मेदार मान सकते हैं। ठीक है, नेशनल फार्मर कमीशन बना था या नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन था वो, ठीक है। और नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन था, ठीक। कौन है इसके चेयर? तो चेयर्ड बाय, कौन था चेयर? तो चेयर्ड बाय या अध्यक्ष कौन था इसका? तो आपने लिखना है कि इनके जो अध्यक्ष थे वो थे, अभी हाल ही में भारत रत्न भी उन्हें दिया गया, पिछले वर्ष उनका देहांत भी हुआ। तो एम स्वामीनाथन, नाम सुना है आपने? एम स्वामीनाथन। और ये वही एम स्वामीनाथन है जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है इंडिया में, भारत में। हालांकि वैश्विक स्तर पर तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को मानते हैं,
लेकिन यहां पर एम स्वामीनाथन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इनको माना गया। इनकी कुछ रिकमेंडेशन आई, इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स 2004 से 2006 के बीच में चलिए दी, ठीक है, और 5 रिपोर्ट्स दी, और उन रिपोर्ट्स में इन्होंने एमएसपी पर भी रिकमेंडेशन दी, सुझाव दिया, और इनके सुझाव के हिसाब से हमें पता चलता है कि एमएसपी C2 की एमएसपी की गणना C2 लागत पर होनी चाहिए, लागत पर होनी चाहिए एक तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि 1.5 टाइम्स अगर आपको देना है तो C2 पर। देखो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, एमएसपी आज जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं उस डिस्कशन का पर्पस क्या है? यही तो पर्पस है कि ये जो हमने बात करी आज, इसका एक ही पर्पस है कि किसी भी तरीके से ये एमएसपी का जो कंसेप्ट है या एमएसपी की जो बात हम यहां पर कर रहे हैं उससे किसानों को एम्पावरमेंट मिले, और किसानों के एम्पावर नहीं होने की वजह से हमें क्या समस्या आ सकती है। 2018 में एक सवाल यूपीएससी में मेंस में पूछा गया कि सरकार ने ऐसे फूड्स पर एमएसपी घटा दी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू ज्यादा रखते थे, है ना, और बाद में उसकी वजह से हमने ऐसी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देखी, या भारत में जिस तरीके का फसलों का विविधीकरण हुआ है उसमें एमएसपी का क्या रोल है? तो फसलों के विविधीकरण में एमएसपी का बिल्कुल रोल है। जिधर एमएसपी का वेटेज ज्यादा होगा उन फसलों का उत्पादन बढ़ जाएगा। आते हैं उस बात पर, आते हैं, पहले इस पर देखो। तो एमएसपी की गणना C2 लागत पर होनी चाहिए, यह तय हुआ। दूसरा उन्होंने कहा कि लागत में, अच्छा ये एक कदम और आगे निकले, लागत में पोस्ट हार्वेस्टिंग समझते हो, कटाई, ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस को शामिल किया जाना चाहिए। तो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस शामिल करने का मतलब क्या हुआ कि जो कटाई है, कटाई के बाद क्या होता है, उसे ट्रैक्टर चाहिए, स्टोरेज चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट में चलिए आप, क्या चाहिए आप बताओ, ट्रांसपोर्ट चाहिए कि नहीं, स्टोरेज, बोलो, तो ऐसी फैसिलिटीज चाहिए, इस पर होता है खर्च। नहीं तो हमारा जो किसान है वो खेत से ही बेच देगा, वो जाएगा ही नहीं एमएसपी लेने। एमएसपी लेने कितने लोग जाते हैं वो भी देखेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो एमएसपी के अंदर हमने ये मुद्दा समझा कि भाई ये कह रहे हैं, और किसानों की मांग क्या है, एमएसपी पर किसानों की मांग या जो संगठन है उनकी मांग है आयोग की सिफारिशों को लागू करना। वो सरकार से कह रहे हैं इसे लागू कर दो। सरकार को पता है ना इसे लागू करने से क्या होगा, जहां उसे 1.5 लाख देने उसे देने पड़ेंगे 1,80,000, तो उसके लिए तो खर्चा बढ़ेगा, तो इसलिए वो अवॉइड कर रहा है। अगर एमएसपी ये हो जाए तो क्या होगा, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम देखें, अगर सरकार सीट इनकी इन चीजों को स्वीकार करे तो क्या हम ये कह सकते हैं, पहली चीज कि खाद्य मुद्रास्फीति हम देख सकते हैं, जिसको आप फूड इन्फ्लेशन कहते हैं। और फूड इन्फ्लेशन तो वैसे ही अभी जाके कम हुई है, वैसे ही वो चरम पे रहती है। आधा डीजल पेट्रोल वाले उसे परेशान करते हैं, और अब एक ये भी मुद्दा हो सकता है ना। सेकंड, फिस्कल बर्डन
ऑन गवर्नमेंट, फिस्कल बर्डन मतलब सरकार पर राजकोषीय दबाव। ये कैसे सहेंगे सरकार, सह लेगी ये? बोलिए। अगर यहां पर खाद्य मुद्रास्फीति होगी तो वो भी एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकती है उससे, है ना? कि हो सकता है कि एक तबका जिसको फ्री में अनाज मिल रहा हो तो उसके लिए तो चुनौती नहीं है, लेकिन सरकार के लिए तो चुनौती होगी ना भाई, उसे ज्यादा कीमत देकर खरीदना पड़ेगा, है ना? और अधिक सब्सिडी जो होगी वो डब्ल्यूटीओ के मानकों के लिए चुनौती हो जाएगी। चुनौती हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि डब्ल्यूटीओ का मानक क्या कहता है वहां पर? डब्ल्यूटीओ के अंदर कहें तो विकसित देशों के लिए कहा गया है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, उनके लिए एक पैरामीटर तय किया गया, उन्हें 10% से अधिक सब्सिडी नहीं देनी। और यहां मामला अलग चला जा रहा है। तो इंटरनेशनल, अब जो आप ये सब्सिडी जितनी ज्यादा दोगे, उस सब्सिडी की वजह से डब्ल्यूटीओ के जो कंप्लायंसेस है वो पूरे नहीं कर पाओगे। तो भारत का विवाद चल रहा है ना अभी वर्तमान में, गन्ने को लेकर चल रहा है, एफआरपी बढ़ा दी सरकार ने। ग्वाटेमाला, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके के देशों ने, ब्राजील, इन देशों ने हमें डब्ल्यूटीओ में बुलाया, और इससे पहले यूएस ने भी हमें बुलाया कि इतनी हाई सब्सिडी की वजह से जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं रह जाती, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है इनके जैसे देशों को, विकसित देशों को। तो वो चीज है। तो ये मार्केट डिस्ट्रॉशन भी इससे आएगा आपको एक, अगर इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिस्कल बर्डन तो है। फिर यहां पर कंज्यूमर्स जो है, यानी कि जो हमारा उपभोक्ता है, उसके लिए भी एक चैलेंज है, चुनौती है इसे टैकल करना। इन्फ्लेशन कहने के लिए इन्फ्लेशन नहीं है, और खासकर जब खाद्य सामग्रियां महंगी होती हैं तो वो जो हम ये कहते हैं ना कि फूड, तो जो न्यूट्रिशन या जो पोषण है वो एक भारत के लिए चैलेंज बन जाएगा तुरंत। जब चीज सस्ती है तब तो लोग खा नहीं पा रहे, महंगी हो गई तो उस पैरामीटर पर भी कंज्यूमर के हिसाब से सोचिए, पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होगा? यानी कि यहां पर जो जेब खर्च है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पॉकेट एक्सपेंडिचर भी तो ऊपर जाएगा। तो ये बहुत आसान नहीं है, इसे आप इतना आसान मत समझिए कि उठा के लागू कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है, सरकार कर दे। चीनी का एग्जांपल लिया मैंने, सरकार एफआरपी ज्यादा दे, चीनी महंगी हो जाएगी। आप रेडी हैं चीनी महंगी, और चीनी महंगी होगी तो फिर दिक्कत आएगी, आएगी दिक्कत कि नहीं आएगी? तो वो चीज यहां पर हमें समझनी पड़ेगी। अब सरकार इन सब चीजों से निकले तो कैसे निकले? तो सरकार को एक प्रॉपर काम करना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से। अब सरकार 3 कानून लेकर आई है, और उन तीनों कानूनों के माध्यम से सरकार ने यह प्रयास किया कि, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपके लिए कि हाउ सब्सिडी वर्क्स, ये एमएसपी काम कैसे करते हैं। तो एमएसपी के काम करने का तरीका क्या है? जैसे भारत में जो एग्रीकल्चर है ना बेटा, वो एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय है। तो कृषि पर कानून जो है राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं, और कृषि के जो मॉडल कानून है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, है ना? अब होता क्या है, एमएसपी कैसे काम करता है दिखाता हूं। जैसे राज्यों ने क्या किया हुआ है, राज्यों ने
शोषण या जो आपका हैरेसमेंट है, जिसको आप एक्सप्लॉयटेशन भी कह सकते हैं, रोकने हेतु, ठीक है, विनियमित बाजारों का प्रावधान किया हुआ है। विनियमित, विनियमित क्या होते हैं? रेगुलेटेड मार्केट, विनियमित, ठीक है। और उन्हीं विनियमित बाजारों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एपीएमसी। क्या कहते हैं? एपीएमसी। और ये जो एपीएमसी है, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, ये है नाम। मतलब भारत में अधिकांश राज्यों, कुछ राज्यों ने एपीएमसी हटा दिए, स्वतंत्रता दी, लेकिन भारत में अभी भी कई राज्यों के अंदर एपीएमसी का प्रावधान है। क्या किसान अपनी मंडी के अलावा कहीं अनाज नहीं बेच सकता? मतलब आओ जरा समझाते हैं। इसको कहते हैं कृषि उत्पाद विपणन, मार्केटिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको विपणन कहते हैं, समिति, ठीक है। ये नाम है इसका। हाउ इट वर्क्स मैं दिखाता हूं एमएसपी कैसे काम करता है। जैसे एक फार्मर है, सपोज दैट दिस इज द फार्मर, ठीक है। अब इस फार्मर ने जो भी एग्रीकल्चर किया है, तो उसका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब कृषि उत्पाद, कृषि उत्पाद मतलब जो भी फसल, जो भी उसने किया है। मान लेते हैं वीट, और अलग दूसरा सीजन ले लेते हैं राइस, ये उगाता है ये, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि इट डजंट अलाउ टू, मतलब मेजरली स्टेट्स में अगर जहां पर एपीएमसीज होती हैं, तो एपीएमसीज होने से यहां पर ऐसा नहीं कि फार्मर्स इन्हें निजी बाजारों में नहीं बेच सकते। तो ये लोग अपने इन प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं, कहां पर? उत्पादों को लेकर आएंगे एपीएमसी में। अब देखते हैं कैसे लाते हैं। तो सपोज दैट ये एक बड़ा सा प्लेस होगा, आपने देखा भी होगा, देखा है आपने अक्सर। तो ये एंट्री हो गया, मान लो ऐसे, ये हो गए एक, ये हो गए एक, ये हो गए, ये हो गए, इस तरीके के यहां पर ये क्या है? ये लाइसेंस होल्डर क्या है? ट्रेडर्स हैं ये, व्यापारी। क्या करते हैं ये? अनाज की खरीद फरोख्त। आप में से लोगों को फरोख्त का मतलब पता है? खरीद बिक्री, फरोख्त बिक्री कहते हैं, है ना। चलिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दीज थिंग्स। तो ये जो मार्केट है, ये इसी मार्केट को एपीएमसी कहा जाता है ना। एपीएमसी रेगुलेटेड है, इसके इलेक्शन भी होते हैं। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं, यहीं से। और स्टेट इसको रेगुलेट करती, स्टेट के पास अपना एक कानून है। इन राइस और वीट को नॉट अलाउड कर दिया गया है टू सेल इन ओपन मार्केट, खुले बाजारों में नहीं बेचना है, ठीक है। क्यों नहीं बेचना है, उसका रीजन बताता हूं। अगर ये खुले बाजारों में इन गेहूं और चावलों को बेचेंगे तो शोषण हो जाएगा, वहां कैसे रेगुलेट किया जाएगा? तो इनसे कहा जाता है कि आप बाहर मत बेचो, आप इनको यहां लेकर आओ। यहीं पर आपको मिलेगा, एफसीआई वाले लोग भी मिल जाएंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट की अथॉरिटीज भी, उनको भी राशन दाल चाहिए होता है। एक काउंटर यहां मिल जाएगा तुम लोगों को, ई नाम वाला भी, ई नाम मतलब ऑनलाइन सेलिंग वाले भी। अब जैसे ही अंडर आए
तो यहां पर आपको एक शुल्क देना पड़ेगा क्योंकि आप बेचने जा रहे हो। ठीक है, अंदर आ गए। अब इसके अंदर जितने भी लाइसेंस होल्डर्स हैं, एमएसपी से कम कीमत ऑफर नहीं करनी है। ठीक है, हाउ इट वर्क्स वी आर डिस्कसिंग दैट। तो एमएसपी से कम कीमत नहीं ऑफर करनी। जैसे इसका ट्रक आया, ये है, तो इसने सबके पास जाना है, इनके पास। अब दीज पीपल आर जस्ट इन द कंपटीशन। तो मान लीजिए वीट का जो प्राइस है वो आज के टाइम पर 2200 रुपीज पर क्विंटल है। ठीक है, ये तय होता है कि 2200 रुपया प्रति क्विंटल है। ये अगर 2200 रुपया प्रति क्विंटल है तो इसके पास गया, इससे पूछा कितना दे रहे हैं, तो उसने कहा कि 2200 रुपए। अगर 2200 ही दोगे तो सरकार को ही दे देगा ये, क्योंकि इन लोगों को, ये जो ट्रेडर्स हैं, ये व्यापारी हैं, इन लोगों को क्या है फायदा, क्योंकि इनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, मतलब स्टोरेज कर सकते हैं, लंबे समय तक जब कीमतें बढ़े तब बेच सकते हैं, बाहर बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा सब है। तो यहां पर जो व्यापारी ज्यादा से ज्यादा गेहूं खरीद लेगा उसको फायदा है। तो 2200 के कहीं कहीं इन्हें 2300 भी मिल सकते हैं, 23, कोई इन्हें कह सकता है हम 24 भी दे सकते हैं। लेकिन इस मार्केट के अंदर कभी भी 2200 से नीचे नहीं जाएगा। कोई नहीं खरीदेगा, जाओ इधर सरकार को बोलो खरीदो हमारा अनाज। मान लो ये लोग 2200 पे खरीदने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी स्टॉक है, और जो इनके साथ कोलैबोरेशन करके कंपनियां बैठी हैं उन्होंने कहा सफिशिएंट है, अब नहीं चाहिए, तो भाव फिर इनको बेचेंगे हम, है ना। देन ये हमें एमएसपी देंगे। अब समझ में आ रहा है आपको कि एमएसपी कितना प्रोटेक्टेड है। अगर यहां पर एमएसपी नहीं होता तो यहां भाव की शुरुआत जो है वो मार्केट पर होने लगती है, डिमांड सप्लाई पर होने लगती है। यहां पर लाइन से लोग आ रहे होंगे, तो कोई आपको 1600 बोलता, कोई 1500 बोलता, कोई 1400 बोलता, लेकिन यहां बेस प्राइस पहले से ही फिक्स है कि 2200 से नीचे नहीं जा सकते आप। और 2200 से नीचे नहीं जा सकते तो इससे फिर ऊपर जाते हैं अगर इनमें आपस में क्या है, बेसिकली कंपटीशन है। लेकिन ये चीज आपको समझ में आ गई कि हाउ द एमएसपी इज प्रोटेक्टिंग द फार्मर्स टू गेट अ मिनिमम प्राइस फ्रॉम द मार्केट। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि दिस फार्मर is coming from that particular place which is far away from the market. मतलब ये जो फार्मर आ रहा है, देखो कितनी दूर से आ रहा है, यूं ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ऐसे करके पहुंचा। इतना ट्रेवल किया, तो ट्रेवल करने में ट्रेवलिंग यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है उसका पैसा कहां से लाए? एक तो ये, तो डिस्टेंस, समटाइम डिस्टेंस इज अ प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग, हालांकि उसका भी सॉल्यूशन सरकार ने निकाला कि गांव-गांव में ही ग्राम्स होंगी, है ना, ग्राम पंचायतों में मार्केट होंगी, यानी कि रूरल मार्केट्स भी होंगी, करती है सरकार और निकालती है। लेकिन हम इसको समझते, तो एक तो डिस्टेंस है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, तीसरा कई बार इतने लोग आगे लाइन में हैं कि इसका नंबर ही नहीं आ रहा। नंबर कल आएगा अगर भाई नंबर कल आएगा तो फिर चलेगा कैसे काम, कैसे होगा? फिर तो मुश्किल हो जाएगी ये चीज। तो ये चीज यहां पर हमें समझनी पड़ेगी कि हमारा फार्मर इतना भी पैसे नहीं रख रहा है कि जो वो यहां पे लाके अपनी कमोडिटी को सेल कर सके आसानी से। अगर वो सेल नहीं कर पाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, दूसरा, अब यहां पर एक एस्पेक्ट और भी है कि ये तो मैंने फेयर सिस्टम डिस्कस किया। एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं कार्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? कार्टलाइजेशन। पर्दा समझ, तो पर्दा डाल दिया, बाहर की चीज अंदर नहीं, अंदर की चीज बाहर नहीं, कहीं चुपचाप अंदर हो गए। जैसे पर्दा हटाओगे तुम्हें बाहर का दिखने लगेगा, तुमको लोग भी देख लेंगे। वैसे एक कार्टल समझ लो, एक कार्टल बनाते हैं। कई बार ये जितने भी मेंबर्स हैं, ये सामने वाले सारे मेंबर्स आपस में कार्टलाइजेशन कर देते हैं और
कमोडिटीज को खरीदना बंद कर देते हैं, कहते हैं अरे स्टॉक अभी बहुत स्टॉक है, कहां रखेंगे, बारिश हो जाएगी, ये वो, बहुत थोड़ा बहुत पैसा इन स्टेट अथॉरिटीज इन सबको भी खिला देते हैं कि खरीदो मत। अब खरीदो मत, यहां पर गए, अब इनको बोला क्या जा रहा है कि अभी 2 दिन नहीं खरीदेंगे, 2-3 दिन के बाद खरीदें। अब जरा सोचो, आप 3 दिन के बाद अगर खरीदेंगे तो ये 3 दिन के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिर से वापस जाएगा, 3 दिन के बाद वापस आएगा, फिर यहां आएगा, पता नहीं फिर से खरीदेंगे या वापस कर देंगे। तो ऐसे में इसको बाहर ही रोक लेते हैं। अब इसको बाहर ही बोला जा रहा है कि देखो भाई अंदर खरीद वरीद नहीं रहे हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बिकवा देता हूं। जो एक मीडिएटर होते हैं या जिसको आप इंटरमीडियरीज बोलते हैं, बिचौलिए बोलते हैं, तो उन बिचौलियों को यह बात बोली जा सकती है। तो उन बिचौलियों ने बाहरी फार्मों से बोला कि देखो 2200 चल रहा, 2200 तो नहीं दे पाएंगे, तुम्हारा आज के आज बिकवा देंगे, रेट मिलेंगे तुम्हें 1900 रुपए। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो दोबारा नहीं आ सकते, वो 1900 में की लंबी लाइन भी है, चीजें भी हो रही हैं, बहुत वेट करना पड़ रहा है, ट्रैक्टर वाला प्रेशर अलग बना रहा है, ट्रक वाला अलग बोल रहा है, तो वैसे में वो 1900 में बेच के वापस। तो एमएसपी का बेनिफिट कई किसानों को तो मिल ही नहीं पाता है। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम ये कह सकते हैं कि सरकार को इस चीज पर भी या इसकी इन तरीके की जो लीकेज हैं इन पर भी काम करने की जरूरत है और इन्हें सख्ती से लागू करने की जरूरत है। तो ये चीज हमने यहां पर समझ ली कि किस तरीके से ये काम करता है, कैसे, और इसके अंदर जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी डिमांड क्या थी, और इसके अंदर जो वीट है या राइस है या जो जितनी भी क्रॉप्स हैं वो किस तरीके से यहां पर बेची खरीदी जाती हैं। इस वाले सिस्टम को भी हमने समझ लिया जो 22 फसलों का मैंने बताया, और इसी तरीके के गन्ने के मार्केट के सेंस में भी होता है। अच्छा, अब यहां पर एक तरीका था, आप ये कहोगे कि एपीएमसीज अगर हटा दी जाएं, बाहर आप इसे सेल कर लो, तो भी तो एक अच्छा तरीका हो सकता था। तो ऐसा ही 3 कृषि कानून सरकार की तरफ से लाए गए थे। उन कृषि कानूनों में जो पहला कानून था वो इसी तरीके के प्रोविजन करता था, और उस प्रोविजंस में वो ये कहता था कि अब हमारे किसान एपीएमसी में ना सेल करके निजी मंडियों में भी सेल कर सकते हैं, और एपीएमसी में सेल करने पे उनमें फीस लगेगी, लेकिन अगर निजी मंडियों में कोई शुल्क वुल्क नहीं लगेगा, और चाहें तो बियॉन्ड द स्टेट भी, जैसे मध्य प्रदेश में अगर उन्हें अच्छी कीमत मिल रही है तो जाके सेल करें। तो इस चीज को बड़े क्रिटिसिज्म के तौर पर लिया गया, इसका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि एक फार्मर जो खेतों से अपनी फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहां तक नहीं ला पा रहा है, इस खेत में नहीं ला पा रहा है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो फार्मर स्टोरेज में रखेगा, मध्य प्रदेश जाके सेल कर लेगा, बियॉन्ड हमारी कानपुर चला जाएगा या लखनऊ चला जाए। कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उसे पास की चीजों में नहीं मिल रही, मिल रही है तो कार्टलाइजेशन का, तो हमारा वो किसान उतना समृद्ध नहीं है। तो टेक्निकली यहां पर कुछ फॉल्ट सरकार की रही हैं जिनसे ये चैलेंजेस रहे हैं। एमएसपी सरकार को हेल्प तो कर सकती है, और एमएसपी ने भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान दिया है। फूड सिक्योरिटी में एमएसपी के रोल को समझा जा सकता है। आज के समय में अगर हम फूड सिक्योरिटी में देखें तो आप देखते हैं चाहे वो राइस हो या फिर वीट हो, इनके प्रोडक्शन में साथ के साथ अगर हम देखें तो यहां पर कुछ पल्सेस भी ले सकते हैं, दालें, इनके उत्पादन में सिग्निफिकेंटली वृद्धि देखी गई है। तो इनका उत्पादन भारत में इसलिए बढ़ा है, ये पॉपुलर क्रॉप्स इंडिया में बनी, उसका एक रीजन एमएसपी के तौर पर दिया जाता है क्योंकि यहां पर इनको अधिक एमएसपी दी जा रही है। तो उत्पादन बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा, और अगर इनमें एमएसपी और बढ़ेगी तो हमारे किसान या जो एग्रीकल्चर छोड़कर लोग चले गए इंडस्ट्री की तरफ या दूसरी तरफ, अगर कृषि को लाभकारी बना दिया जाए, है ना, कृषि लाभकारी हो,
बेनिफिशियल हो, तो उस सेंस में यहां पर आपके उत्पादन को और बढ़ाने में बूस्ट मिलता है, मदद मिलती है। ठीक है, तो एक तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि खाद्य सुरक्षा वाला आयाम भी यहां पर फिट बैठता है। और आज के टाइम पर ये जो एमएसपी है, इसने उत्पादन को भी बढ़ाया। और ये अगर हम देखें तो जो भारत का पीडीएस कार्यक्रम है, में एक अन्य आयाम, मतलब दूसरे वो तो हमने सारे समझ लिए, लेकिन एक अलग आयाम भी हम इसका देख लेते हैं। पीडीएस कार्यक्रम में भी एमएसपी की भूमिका है, और वो भूमिका ये है कि सरकार एमएसपी पर अनाज की खरीद कर पाती है। ठीक है, और ऐसी स्थितियों में जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, उसमें जो वादा किया गया था कि सरकार की तरफ से सब्सिडीकृत खाद्यान्न या अनाज मिलेगा, वो वादा भी फिर यहीं से सरकार पूरा कर पाती, नहीं तो नहीं कर पाए वो सरकार, है ना। अगर एमएसपी के रोल को सही तरीके से पोर्ट्रे करें हम, तो एमएसपी का एक बड़ा रोल फसल, अभी हमने डिस्कस किया था, विविधीकरण के लिए बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, अब फसल विविधीकरण, जैसे अगर मैं कहूं कि भारत में, आज एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, धान जिसको आप पैडी कहते हो। पैडी क्या है? एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ना। वाटर इंटेंसिव क्रॉप का मतलब है ऐसी फसल जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता है। तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप होने की वजह से, अब देखो जरा ध्यान से समझो इसको, हमने अक्सर देखा है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा एमएसपी अगर इसके ऊपर रहेगी, ठीक है, एमएसपी अगर इसकी आप ज्यादा कर दोगे, तो क्रॉप का जो एकड़ है ना, वो भी ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा एरिया में उसको करेंगे। तो वाटर का जो हम देखें आज स्कार्सिटी या अभाव देखने को आपको मिल सकता है। यह पानी की समस्या चैलेंज, चुनौती के तौर पर बन सकती है। लेकिन अगर एमएसपी का सही इस्तेमाल किया जाए और एमएसपी धान के सीजन की जो अन्य फसलें हैं, अन्य फसलें जो लो वाटर इंटेंसिव क्रॉप हैं, अगर हम उन पर एमएसपी को बढ़ाएं, यानी कि जिन फसलों पर पानी कम लगता है, अगर उन पर एमएसपी को बढ़ाया जाए, तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, दूसरी फसलों के बारे में सोचेंगे। मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको देता हूं, अन्य फसलें भी यहां पर विकल्प के तौर पर आएंगी, है ना। अन्य खरीफ फसलें लगाएंगे अगर यहां पर उन्हें मिला, तो एक बैलेंस बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा चावल ही चावल हर जगह हो रहा है, वो भी बात ठीक नहीं है ना। हमें दूसरे आयाम पर भी ध्यान रखना चाहिए, दूसरे फैक्टर, दूसरी चीजों पर भी ध्यान रखना है। तो वो भी एक चीज यहां पर जरूरी। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आज के समय पर हमें बायोफ्यूल की आवश्यकता है, और उसमें एक सबसे बड़ा चीज आप देख रहे हैं, एथेनॉल देख रहे हैं। अब एथेनॉल जो 1G है, 1G मतलब फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल, जो कि आपको अनाज इन सब से आता है, तो उसमें दो चीजें ज्यादा इस्तेमाल में आ रही हैं। एक तो मक्का, कॉर्न से बनाते हैं, और गन्ना, इनसे भी आता ही है। अब आप ये बताओ, एथेनॉल अगर फायदेमंद सौदा हुआ तो क्या आप रोक पाओगे उन एजेंसियों को, इंस्टीट्यूशंस को? या तो सरकार ऐसा कोई कानून बना दे। अगर कानून बना देगी तो गन्ना वाले किसान क्या कहेंगे, जहां पैसा कमाने की बारी आती, आप कहते तो गन्ने से एथेनॉल नहीं बनेगा, केवल चीनी बनेगी। जो चीनी वाले, शुगर मिल वाले, हमें अच्छी कीमत नहीं, अच्छी कीमत तो हमें ये दे रहे हैं। तो आप बताओ कि क्या आपको इनसिक्योरिटी नहीं हो जाएगी, उत्पादन कम नहीं,
कुछ सीमित ही उत्पादन रहे, इस पे उत्पादन ना बढ़े गन्ने का, मक्के का, तो मक्के के प्राइसेस तो बढ़ जाएंगे, गन्ने के प्राइसेस तो बढ़ जाएंगे, चीनी महंगी हो जाएगी। तो क्या यहां पर एमएसपी के माध्यम से गन्ना उत्पादन और मक्का उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सकता है? तो यस, इससे भी हम ये काम कर सकते हैं, है ना। तो वो भी मैंने एक एग्जांपल आपको यहां पर दिया है कि किस तरीके से ये इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एमएसपी बड़ा मल्टी डायमेंशनल है। अब एमएसपी वर्तमान में एक योजना के तौर पर तो लागू है, लेकिन एमएसपी की लीगैलिटी नहीं है। यानी कि जैसे भारत में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है या जिस तरीके के कानून होते हैं, वैसा कानून नहीं है। तो इसकी भी डिमांड पिछले दिनों चली कि इसकी लीगैलिटी कर दो, इसको कानून बना दो। अच्छा, कानून बनते ही एमएसपी क्या हो जाएगा? लीगल राइट हो जाएगा। आज लीगल राइट नहीं है किसान का, सरकार चाहे तो योजना को बदलकर कुछ और कर दे। आज जैसे एक योजना है, एक योजना में आपसे कहूं, आइए थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। पीएम किसान योजना है ना। अब पीएम किसान योजना में 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलने आपको, ठीक है ना। तो एक योजना है, सरकार जब तक चला रही है। एमएसपी भी एक तरीके की योजना ही है सरकार की, और इसके अंतर्गत न्यूनतम मूल्य मिलता है, बस वो गारंटी है, ऐसा है। तो डिमांड क्या उठ रही है कि इसे आप इसे लीगल कर दीजिए, इसका एक एक्ट या कानून पास करिए जिससे किसानों को एमएसपी मांगने का या एमएसपी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो, ठीक है वो। अच्छा, आप कहेंगे कानूनी अधिकार प्राप्त हो, जब कभी किसी को एमएसपी नहीं मिलेगी या सरकार कुछ ऐसे प्रोविजंस ले आएगी जिसमें उसे एमएसपी नहीं मिल पाएगी, तो वहां पर फिर वो इस चीज की बात कर पाएंगे, रख पाएंगे सरकार के सामने, कोर्ट जा सकेंगे, है ना। लीगल राइट्स का जब हनन होता है तो हाई कोर्ट तक जाया जा सकता है। जैसे मनरेगा, अब एक योजना सरकार चलाए जिस योजना के तहत, अब इसको इससे कंपेयर करो, एक योजना सरकार ने चलाई जिस योजना में सरकार ने कहा कि हर साल लोगों को हम 5 करोड़ लोगों को, जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको रोजगार देंगे या 1 करोड़ लोगों को देंगे, ठीक। अब वो योजना है, मिले तो ठीक है, नहीं मिले कोई बात नहीं। लेकिन मनरेगा में ऐसा नहीं है। मनरेगा के अंतर्गत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो हमारा एक्ट है 2005 का, उस एक्ट के तहत ये तय है कि 100 दिन का 100% एम्प्लॉयमेंट पाने का अधिकार भारत के हर उस नागरिक को है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और अनस्किल्ड है। और उसमें भी 33% महिलाएं, 1/3 महिलाएं हैं। महिलाओं को यह अधिकार है कि वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां वो कानून है, इफ एनीवन हु इज लिविंग या रिजाइडिंग लिविंग इन द रूरल एरियाज इज नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, या उनके साथ कोई भेदभाव कर रहा है, तो दे कैन गो टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एंड आस्क फॉर द जस्टिस कि हमें वहां काम नहीं मिल रहा, काम है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे 100 दिन का पेमेंट मिलना चाहिए, बात खत्म। तो वैसा ही ये एमएसपी की भी मांग हो गई कि भाई मूल्य क्या है, नहीं है, बाजार में जोखिम, इन सब उतार चढ़ावों से हमें बचाना है, तो हमें इसकी लीगल डिमांड करनी है, कानून पास करना है। लेकिन कानून पास होते ही सरकार के लिए फिर लीगल बाउंडेशन हो जाएगी, उसको फिर कुछ भी हो, लोग कोई खरीदे ना खरीदे, अपनी वो पोटली ले जाकर रख देंगे कि भाई इसे आप ले लो, हमें मतलब नहीं है, बेचते रहना, हमारा पैसा घर भिजवा देना, है ना। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड मेंस के कई सारे सवाल हैं, प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो उन सवालों को आसानी से कर पाएंगे। वर्ष 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस पर थोड़ी सी बात कर देता हूं मैं कि एमएसपी किस तरीके से किसानों के लिए फायदेमंद है। हमने इस पर खूब बात करी है, और एमएसपी के लागू होने से क्या प्रभाव पड़ सकते हैं उस पर भी हमने बात करी।
उन सारे आयामों पर। तो 2020 का सवाल यहां बिल्कुल आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद।